हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो अब हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट 6। तो यूनिट 6 में हमें पढ़ना है मराठा साम्राज्य के उदय के कारण, उसके पतन के कारण और उसकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। और इस वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा और सभी लेक्चर्स के नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बात करें मराठा साम्राज्य की, तो मराठा शक्ति का जो उदय वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं है, बल्कि इसका जो आधार है वो महाराष्ट्र के सभी निवासियों को माना जाता है, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रता की भावना को जन्म दिया। अब औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था से तो आप तो मतलब सभी आप वाकिफ हैं कि उनकी जो प्रशासकीय व्यवस्था थी वो थोड़ी सी अव्यवस्थित थी, जिसकी वजह से उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी मुस्लिम रियासतों में गहरा असंतोष फैला और सोई हुई मराठा शक्ति जाग जाती है। रामदास, तुकाराम, श्री एकनाथ जैसे संतों ने एक भाषा, एक ही प्रकार के रीति रिवाज और एक सी जीवन पद्धति की भावना उत्पन्न करके एक सूत्र में इनको बांध दिया। मराठों में राष्ट्र भावना का संचार करने के लिए शिवाजी के रूप में मराठों के एक वीर योद्धा नेता मिल जाते हैं और शिवाजी ने मराठों को संगठित करके दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के पहले शासक हैं और इनका जो जन्म है वो अप्रैल में हुआ था 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में। अब इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के निज़ाम थे और बाद में बीजापुर के दरबार में नौकरी करते थे। शिवाजी के पालन पोषण का पूरा जो कार्य था वो उनकी माता जीजाबाई पर था। शाहजी ने शिवाजी को अपनी एक जागीर पुणे में दी थी। शिवाजी जो थे वो बचपन से ही साहसी थे और सोचते थे कि वो दूसरे राजाओं की सेवा क्यों करें, क्यों ना खुद का राज्य बनाया जाए। और मराठों का अलग राज्य बनाने का उद्देश्य लेकर कि शिवाजी 18 वर्ष की उम्र से ही सेना इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने के उद्देश्य से शिवाजी ने आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। उन्होंने पूना के आसपास के कई पहाड़ी किलों को जीता और नए दुर्गों का भी निर्माण किया, जैसे कि रायगढ़ का दुर्ग है इसमें। अब शिवाजी को स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में दक्षिण के बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तान, दिल्ली के मुगल बादशाहों से संघर्ष करना पड़ा। शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अपने प्रमुख सेनापति अफजल खान को भी भेजा था, मतलब पूरी विशाल सेना के साथ उसको भेजा था। अफजल खान ने शिवाजी को मारने के लिए चालाकी की, लेकिन उनको अपने तंबू में बुलाया। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो शिवाजी हैं वो अफजल खान को चकमा दे देते हैं और उनको मतलब खंजर, जो अफजल खान है वो शिवाजी को धोखे से खंजर मारने वाले होते हैं, लेकिन शिवाजी उनको पकड़ लेते हैं और हरा देते हैं। अब इस यूनिट से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है शिवाजी का शासक प्रबंध। तो शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति और एक लोकप्रिय शासक थे। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया, दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की और शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था और पेशवा का पद सबसे इम्पोर्टेंट होता था। वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। तो देखिए, अष्टप्रधान कुछ इस तरीके से होते थे। इसमें पहला जो होता था वो होता था पेशवा, मतलब प्रधानमंत्री। फिर होता था इसमें अमात्य, मतलब मजूमदार। फिर तीसरा इसमें मंत्री होता था नवीस। फिर सचिव, जो कि शुरू नवीस होता था। सुमंत दबीर होता था। सेनापति होता था पंडित राव, धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति। और एक होता था इसमें न्यायाधीश। तो ये था शिवाजी का अष्टप्रधान प्रशासनिक व्यवस्था। अब शिवाजी ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किया और इन्हें अष्टप्रधान कहा। प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। पेशवा का पद सबसे इम्पोर्टेंट होता था और वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। अब नेक्स्ट है इसमें साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की, उसे नगद वेतन दिया और एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया। मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर होता था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से चौथ का एक हिस्सा और सरदेशमुखी नामक कर वसूल करना शुरू किया।
अब देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में पेशवा सर्वोच्च स्थान पर थे। शिवाजी के पौत्र शाहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया और शाहू अकर्मण्य शासक था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता और कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त किया। उसने उन सभी इलाकों पर दोबारा से अधिकार किया जिन पर मुगलों का कभी अधिकार हुआ करता था। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति करने लायक हो जाते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों से लगातार गोरिल्ला और छापामार युद्धों में व्यस्त रखा जाता है। देखिए यहाँ पे एक टर्म आई है छापामार युद्ध प्रणाली या फिर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, सेना की छोटी सी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती है और शत्रु से आमने सामने युद्ध न कर करके पहाड़ियाँ या जंगलों में छिप करके वार किया जाता है और वार करके ये सैनिक भाग जाते हैं। तो इस प्रणाली को कहते हैं छापामार युद्ध प्रणाली। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया और इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। अब अगर बात करें मराठा संगठन की, तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना और इस प्रकार पेशवा पद के वंशानुगत होने की परंपरा शुरू हुई। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनापति था, एक महत्वाकांक्षी और उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ भी था। उसने मालवा गुजरात पर अधिपत्य किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी मराठा संगठन का निर्माण। अब उन्होंने ही मुगल विजित प्रदेशों को मराठा सरदारों में बांटा। ये जो प्रमुख मराठा सरदार थे वो नागपुर के राघोजी भोसले और बड़ौदी के पिल्ली और गायकवाड़, इंदौर के महलराव होलकर और ग्वालियर के रामजी सिंधिया थे। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ मतलब खास हमें पढ़ना नहीं था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय 1556 में हुआ था। पहला बाबर और लोदी के बीच में हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में होता है जिसमें अकबर की जीत होती है। अब यहाँ पे आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो क्योंकि हम तीसरा युद्ध पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड रिकॉल करा दिया। तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड के कंपैरिजन में। जो थर्ड है वो 1761 में होता है, मराठों और अब्दालियों की सेना के बीच ये होता है। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली हैं और दूसरी तरफ मराठे हैं। अब यहाँ पे मराठों का जाट, राजपूत, सिख, सरदार इन सब का सहयोग नहीं मिल पाता और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली की जीत का एक कारण ऊँटों पर रखी घूमने वाली तोप भी थी जो कि मराठों के पास नहीं थी, तो मराठों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इसीलिए पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए घातक साबित होता है। देखिए मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष मतलब उदय के कारण अगर आपसे पूछे जाएं तो कुछ उसमें भौगोलिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, कुछ औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियां हैं, मराठा संत और कवियों के धार्मिक आंदोलन है, मुगल साम्राज्य की पतन उन्मुख स्थिति भी है। अब शिवाजी का जीवन परिचय है, शिवाजी की विजय और सूरत को किस तरीके से लूटा, पुरंदर की संधि, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मतलब इनको अभी हमने ब्रीफ में किया है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी ही यूनिट को हम मतलब कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि एग्ज़ाम आपका परसों ही है और अभी हम कोशिश करेंगे सारी यूनिट को मतलब एक समरी फॉर्म में करके उसके बाद एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जिसमें हम यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे या फिर पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम करेंगे, तो वो वीडियो आपके लिए इनफ होगा। अब इसमें शिवाजी का प्रशासन जो कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ लिया, बट और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। अब इनकी राज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उत्तराधिकार, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मराठों के पतन के कारण पूछे जाएं तो मराठा सरदारों की आपसी कलह, गुप्तचर प्रणाली का अभाव, मराठों की अपर्याप्त नौसेना और जो एक चीज़ इसमें आती है उत्तरकालीन मराठों का अकुशल नेतृत्व। मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का भी अभाव था। तो यही कुछ रीज़न रहते हैं कि मराठा साम्राज्य का पतन होता है। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट यूनिट 8th यूनिट। ठीक है, तो 1st to 7th यूनिट में सारी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट भी क्रिएटेड है, उससे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।